आज भी आपको कह देता हूं कि ये नहीं मिलने वाला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो बजट सेशन है केंद्र का, उसमें बिहार को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ। क्या मिलेगा? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमिलनाडु से पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि एक तरफ बजट पेश हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की बात हो रही है। एक तरफ संविधान को कहा जा रहा है संविधान की हत्या की जा रही है, संविधान को कुचला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार संविधान हत्या दिवस की बात कर रही है। सबसे पहले तो सर वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आप कैसे देख रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के तमाम नेता या इंडिया अलायंस के तमाम नेता संविधान को लेकर बात करते हैं। चुनावी में हमने देखा कि चुनाव में जहां भी जो नेता गए, संविधान की प्रति लेके गए। राहुल गांधी जब शपथ लेने के लिए गए, संविधान लेके गए। लेकिन अब उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान हत्या दिवस लाया जा रहा है, 25 जून को मनाने की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। आप जैसे युवा जर्नलिस्ट इस देश का भविष्य हैं और हम लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम भी है। अब आपने जैसे संविधान की बात शुरू की कि हम जगह जगह राहुल जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता संविधान को लेके क्यों जा रहे थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका दो कारण है। एक, पिछले 10 साल में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस सरकार का, और दूसरा इस सरकार के कई नेताओं के बयान। देखिए, संविधान क्या होता है? संविधान एक मसौदा है जो सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है। इस देश की सरकार कैसे चलेगी, इस देश की कार्यपालिका कैसे चलेगी, विधायिका कैसे चलेगी। और इसके मूल में महात्मा गांधी का सपना था, भारत कैसा देश होगा आजादी के बाद, और उसको मूर्त रूप दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो संविधान इसलिए बनाया गया था कि इस देश में जो पीड़ित है, दलित है, वंचित है, शोषित है, जो भी कमजोर है, समाज के आखिरी पायदान पर जो है, सरकार उसको शक्ति प्रदान करेगी। पूंजीपतियों की पूंजीपति बढ़े, इसके लिए संविधान नहीं बनाया गया था। और पिछले 10 साल में आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पूंजीपतियों का साथ दिया है। जो लोग आपके विरोध में हैं उनको आप जेल में डाल रहे हैं, और जो आपके पक्ष में आ जाते हैं, चाहे उनके खिलाफ कितने भी गंभीर मामले क्यों नहीं हो, वो आपके अपने हो जाते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। अब तो हद हो गया। मैं देखिए अधिकारी हूँ और इसी यूपीएससी से सेलेक्ट हुआ था, और पिछले कुछ 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि यूपीएससी में चयन के बारे में कितनी गंभीर बातें उठ रही हैं। और मैं बड़े गर्व से बोलता था सबको कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसमें कहीं से भी किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है, या कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। कोई भी आदमी ईमानदारी से अपने मेरिट से ही वहाँ पर आता है। वो चाहते हैं कि आप हमसे नीट के बारे में मत पूछिए, हाथरस के बारे में मत पूछिए, आप हमसे संविधान का जो गैजेट नोटिफिकेशन इन्होंने किया है उसके बारे में पूछिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि इनको मालूम है कि फिर 10 दिन के बाद पार्लियामेंट शुरू होगा और जितने जनहित के मुद्दे हैं उसको पुरजोर ढंग से इंडिया गठबंधन उठाएगा उसमें। इस बार सर एनडीए की सरकार को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। बिहार से ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की मांग के लेके अड़ गए हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं मिलना चाहिए, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं मिलना चाहिए। तो क्या ऐसे में अब सरकार की क्या प्राथमिकता होती है कि क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा या फिर क्या होगा, क्या विशेष पैकेज मिलेगा? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग तो जब से राज्य अलग हुआ, बना झारखंड और बिहार अलग राज्य हुआ, तब से चल रहा है।
और लगातार बहुत सालों तक डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन ये नहीं मिला है। और मैं आज भी आपको कह देता हूं कि ये नहीं मिलने वाला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। और इसीलिए चतुराई से जेडीयू के तरफ से ही कई नेताओं ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले, तो जानबूझ के पैकेज की बात की गई। अभी कल हम ये अशोक चौधरी जी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे। उन्होंने बोला कि आने वाले जो बजट सेशन है केंद्र का, उसमें बिहार को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? आपने मांग रखी क्या है? आप देखिए, इस सरकार को जेडीयू सपोर्ट कर रही है, उधर से टीडीपी सपोर्ट कर रही है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने मांग की कि एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, रिफाइनरी मिलना चाहिए, और इन प्रिंसिपल मिल भी गया। उसके लिए जगह देखा जा रहा है। वो खुद आए, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीपीसीएल के चेयरमैन के साथ उन्होंने मीटिंग की। वो आए, गडकरी जी के साथ बैठ के मीटिंग की, और मीटिंग में आपने देखा होगा फोटोग्राफ की, बाकायदा उसमें डायग्राम और पेपर सब लेके। तो उन्होंने जो मांग की है, उन्होंने बता दी है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। अभी तक कोई बिहार की तरफ से ऐसा मसौदा आपके दृष्टि में आया है जहां की मांग की गई हो कि तो वही है, कुछ तो मिल जाएगा? तो जब सोच ही है कुछ मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा? सही बात है। अच्छा, बजट आ रहा है, बजट को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बजट आएगा, बजट सरकार निर्धारित किया जाएगा कि देश में क्या कुछ विकास होने, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में क्या कुछ होने वाला है। आप बजट को लेकर आपका क्या अंतरात्मा से आ रहा है कि इस पर बजट में ये चीज़ होना चाहिए, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो मुद्दे हैं जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपने भी कहा, रेलवे की सुविधा है। अब रेलवे को आपने देखा कि किस तरह से रेलवे में एक नया वर्ग बनाया जा रहा है। एक गरीब जो रेलवे का इस्तेमाल करता है, और एक जो बहुत अमीर करता है। और जो अमीर करता है वो वंदे भारत में चलेगा, और प्रधानमंत्री जी रोज उसी को झंडी दिखाते हैं। आपने किसी पैसेंजर ट्रेन की झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी को देखा है इधर? तो ये जो जनरल कोचेस हैं, जिसमें या जो साधारण जो सेकंड क्लास के स्लीपर कोचेस हैं, उनको कम किया जा रहा है। ये इनका विकास का मॉडल है। तो होना ये चाहिए कि जिसकी जो आम जनता जिसका इस्तेमाल करती है, वो उस पर ज़्यादा खर्च हो। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप शिक्षा पे जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपका मैन पावर का क्वालिटी होगा। अब प्रधानमंत्री जी खुद ही बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, ये डेमोग्राफिक ग्रोथ है, जो एक लायबिलिटी बन गया है सरकार के पॉलिसियों की विफलता के कारण। आज इस देश में जो मेजॉरिटी युवा है वो बेरोजगार है, और जो भी नया डिग्री लेके निकल रहा है, उसको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो ये कौन सा डेमोग्राफिक डिविडेंड है? तो आप लोगों को, और जो डिग्री लेके जो युवा निकल रहा है, वो कई काम के लायक नहीं है। अग्निवीर का स्कीम देखिए, अग्निवीर का स्कीम को उस समय के जो आर्मी चीफ थे नरवाने साहब, उन्होंने मना किया था। आप क्या कर रहे हैं? 4 साल नौकरी दे रहे हैं, 17 साल 18 साल की उम्र में वो ज्वाइन करेगा, 21-22 में जाके वो बेरोजगार हो जाएगा। वो तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो आप क्या इस देश में एक ट्रेंड जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उसको तैयार कर रहे हैं? और आर्मी के एफिशिएंसी पे कितना असर पड़ेगा? हर एक साल कम से कम 50,000 रिक्रूटमेंट आर्मी में होती थी। जो आर्मी को ज्वाइन करता है वो एक
करियर के अलावा उसमें एक मातृभूमि के बारे में भावना होती है, एक मिटने की भावना होती है। आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल अगर लेबरर की तरह किसी को ले रहे हैं तो उसमें क्या भावना विकसित होगी, जिसको मालूम है कि हमारा समय ही 4 साल है। अपने जो कुछ पूंजीपति जो इनके मित्र हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो सबसे बुरा समय जो देखा जा रहा है अभी पिछले कुछ सालों में, कि किस तरह से जो पूंजीपति है वो सरकार पर हावी है और सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो पूंजीपति डिसाइड कर रहे हैं। आप अडानी अंबानी की तरफ इशारा कर। अडानी अंबानी का तो नाम बहुत ज्यादा है, ऐसे करीब 10-15 ग्रुप हैं जो सब मिलके, और ये उसके सबसे प्रोमिनेंट चेहरे हैं, सबसे ज्यादा फेवर्स इनको मिला है, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा इनकी होती है। और भी ऐसे लोग हैं। आखिरी में हमारा सवाल है कि आप एक कांग्रेस के नेता होने के नाते नहीं बल्कि एक डीजीपी होने के नाते हमें ये चीज़ हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि ये सरकार बाकी 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कोई डीजीपी कभी किसी सरकार के लाइफ के बारे में नहीं बोल सकता है, कोई नेता ही बोल सकता है। तो क्योंकि डीजीपी तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, तो एक नेता के तौर पर हम ये कहेंगे कि जिस तरह से इस सरकार में बगावत के सुर दिखने लगे हैं। अभी आप देखिए, 3-4 दिन पहले कर्नाटक के एक दलित एमपी ने खुलकर स्टेटमेंट दिया कि हम 7 बार से एमपी बने हैं और हमको मौका नहीं दिया गया केंद्र में, इसलिए क्योंकि हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं। तो और जो दल जो अभी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ये दल कहीं भी वैचारिक रूप से इस सरकार से सहमति नहीं रखते हैं। ये एक अवसरवादी गठबंधन है और जहां अवसरवाद होता है तो कब किसको कहां बेहतर फायदा दिखेगा ये कहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सवाल लिखिएगा। अगली मुलाकात पर वो सवाल हम जरूर पूछेंगे। नमस्कार।